वॉर जोन से, जहां रूस यूक्रेन वॉर 19 महीने बाद भी जारी है, लेकिन वॉर की सीरत और फितरत काफी बदल चुकी है। जो बातें और एक्शन पहले छुप कर किए जा रहे थे, अब वो कैसे खुलेआम होने लगे हैं, उसकी खास तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि यही वजह है कि वॉर में अब बड़े विध्वंस के संकेत भी साफ मिलने लगे हैं। आज हम वॉर में उन 5 संकेत पर अब से थोड़ी देर में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। बात होगी जिनसे आने वाले समय में हालात खतरनाक होते हुए दिख रहे हैं। अब रूस ने कैसे सीधे नेटो से जंग की धमकी दे दी है, यकीनन पुतिन इस धमकी पर अमल को भी अब मजबूर हो सकते हैं, और यही वजह है कि अपने एक्सपर्ट्स के साथ आज हम इसी लिहाज से युद्ध के बदलती रणनीति और हालात पर करेंगे चर्चा। वहीं वॉर में क्लस्टर बॉम्ब की एंट्री पहले से ही हो चुकी है, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे अब बढ़ गया है। यूक्रेन की डिप्लॉयमेंट्स, यूरेनियम वाले शेल देने का ऐलान जंग को किधर लेकर जा रहा है, समझना जरूरी है। वहीं रूसी डिफेंस लाइन पर पिछले कुछ दिनों में दबाव को देखते हुए रूस किस हद तक और आक्रामक हो सकता है, होगा इस पर भी एनालिसिस। वहीं पिछले कुछ दिनों में यूक्रेनी सैनिकों का कत्लेआम जिस तरीके से हो रहा है, इस पर पश्चिम से संभावित रिएक्शन पर भी होगी चर्चा। वहीं आपको हम ये बताएंगे कि कैसे रूसी जमीन पर बढ़ते ड्रोन हमलों से कैसे संकेत मिलने लगे हैं। पुतिन का इसी एवज में जवाब कितना खतरनाक हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर एक्सपर्ट्स के साथ होगी चर्चा। और रूस ने नेटो को दी है सीधी जंग की चेतावनी, नेटो से मुकाबले के लिए तैयार है पुतिन। यूनाइटेड नेशन में रूस के प्रतिनिधि का बहुत बड़ा बयान, नेटो रूस पे जंग से इनकार नहीं कर सकते हैं, यह पोलस्की ने कहा है। नेटो रूस में जंग से इनकार नहीं, लेकिन यूएन में रूस की डिप्लॉयमेंट ने जो कुछ कहा है, उसके संकेत कैसे खतरनाक साबित हो रहे हैं, इसी के लिहाज से इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि आपको बताएंगे कि दिमित्री पुलेंस्की ने अभी फिलहाल क्या कहा है। अब रूस और नेटो के बीच क्या जंग खुले तौर पर सामने आने वाली है, क्योंकि अब नेटो और रूस जंग से इनकार नहीं कर सकते हैं। यूएन में रूस के प्रतिनिधि की तरफ से दिया जा रहा है यह बयान कितना मायने रखता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, ऐसा क्यों, किस तरीके से यह संभावनाएं हो रही हैं, इस पर होगी चर्चा। वहीं नेटो के देश वॉर में बेहद सक्रिय हो चुके हैं, और नेटो के देश का सक्रिय होना क्या संकेत देता है। हम लगातार कह रहे हैं कि हालात गंभीर हैं, और अब की स्थिति को देखते हुए इतने गंभीर कि नेटो और रूस में टक्कर भी संभव है। हालांकि जिस तरीके का यह बयान सामने आया, यूक्रेन के अंदर पश्चिमी इंस्ट्रक्टर्स की मौजूदगी भी बताई जा रही है, और यह भी कि पूरी दुनिया यह मान रही है कि कीव युद्ध हार रहा है। तो यूएन में रूस के प्रतिनिधि की तरफ से कहा गया कि हार की बौखलाहट में पश्चिम अब कुछ भी कर सकता है। दिमित्री पुलेंस्की, जो कि यूएन में रूस के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। आइए अब समझते हैं कि वो कौन सी 5 वजह है जिनके चलते रूस आक्रामक होने को मजबूर लग रहा है और नेटो से जंग तक की चेतावनी रूस दे रहा है। तो सबसे पहली वजह जो सामने आ रही है वो ये कि घातक पश्चिमी हथियारों की एंट्री अब इस वॉर में हो गई है, यानी कि यूक्रेन की मदद हथियारों के जरिए पहुंचाई जा रही है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये कि यूक्रेन को F-16 देने पर रजामंदी नाटो देशों ने भर दी है। तीसरा कारण है रूसी जमीन पर हमले और तेज कर दिए गए हैं। चौथी वजह भी सामने आ रही है कि रूसी फ्रंटलाइन पर जो दबाव है, प्रेशर है, वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और पांचवी जो बड़ी वजह वो ये कि अनुमान से लंबा खिंचता जा रहा है युद्ध। वजह साफ है, नाटो देशों की, पश्चिमी देशों की यूक्रेन को पहुंचाई मदद की वजह से। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ गया है। उनसे सबसे पहले आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार रक्षा विशेषज्ञ हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे सर है हमारे साथ, एविएशन एक्सपर्ट है, साथ ही डॉक्टर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहां से करना चाहूंगी, संजय सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जो कारण हमने गिनाए हैं, जो 5 वजह हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, क्या अब ये सीधे तौर पर माना जाए कि अब नाटो की एंट्री हो गई है इस वॉर में और अब रूस जो है वो नाटो कंट्रीज का आमना सामना करेगा? देखिए, बात आप साफ है कि जो अगर आप पिछले 50 साल का इतिहास देखते हैं तो रूस एक इतनी बड़ी ताकत है। पहले फॉर्मर USSR था, रूस है, उसके पास मिलिट्रीली इतना पावरफुल है कि रशिया के हथियार दुनिया में प्रसिद्ध हैं। चीन को भी खतरा रहा हमेशा, चीन और अमेरिका साथ आया, और वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोप को हमेशा रशिया से खतरा रहा है। अगर रशिया की बढ़त हो रही है, जो दावा किया जा रहा है कि कीव की तरफ, कीव की हार पक्की है, तो आप मान के चलिए कि ये सीधा अटैक
यूरोपियन कंट्रीज पे है, नाटो पे है। तो नाटो निश्चित रूप से अपने आप को मजबूत कर रहा है। पहले कीव के माध्यम से मजबूत कर रहा था, अगर कीव कमजोर पड़ता है तो निश्चित रूप से नाटो जो कंट्रीज हैं वो अपने आप, जैसे पोलैंड में उन्होंने अपने हथियार पाबंद किए हैं, इसी तरीके से, और स्वीडन, फिनलैंड, इनको भी नाटो में शामिल करने की बात है। तो एक तरीके से नाटो कंट्रीज अपनी एक वॉल क्रिएट कर रहा है कि रशिया को अभी उसकी तक तो ये वॉल क्रिएट की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से पेस्कोव एयरपोर्ट पर अटैक हुआ और उसमें एस्टोनिया, लातविया, ये बॉर्डर पर होते हुए इतनी नजदीक अटैक हुआ, क्या इसे सीधे तौर पर नेटो की युद्ध में एंट्री माना जाए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं आऊंगी क्योंकि यूक्रेनी सेना के आर्टिलरी अटैक को लेकर भी अब तस्वीरें जारी की गई हैं, जहां डोनेट्स्क में रूसी सैनिक ठिकानों पर हुए हमले की ये तस्वीर देखिए। और इन सब के बीच एक और अहम खबर है। वॉर जोन में रूस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली जानकारी है। यूक्रेन को यूरेनियम हथियार भेजेगा अमेरिका, ये बड़ी खबर है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अगले हफ्ते अमेरिका कर सकता है बड़ा ऐलान। और देखिए, अमेरिका देगा यूरेनियम वेपन और रूस को इससे हो गई है भारी टेंशन। अमेरिका ने यूक्रेन को यूरेनियम वेपन देने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन को कम रेडियो एक्टिव यूरेनियम वाले गोला बारूद दिए जाएंगे, यह फैसला किया गया है। अब्राम्स टैंक्स में इस्तेमाल होंगे ये यूरेनियम वाले गोला बारूद, और यूरेनियम गोला बारूद से रूसी सुरक्षा कवच को भेदना बहुत आसान हो जाएगा। पहले अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का फैसला किया था, और क्लस्टर बम देने के बाद अब इसको लेकर पुतिन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दी थी। लेकिन इसके बाद यह फैसला कर लिया गया है कि यूरेनियम वेपन भी दिया जाएगा इस युद्ध में, जिसके बाद टेंशन हाई है। पांडे सर, क्या माना जाए, एक तरफ नाटो की डायरेक्ट एंट्री और अब यूरेनियम वेपन के बाद क्या यह माना जाए कि परमाणु युद्ध की संभावना से अब इस युद्ध में इनकार तो नहीं किया जा सकता? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि F-16 देने की बात थी, टैंक्स के देने की बात थी, और अब यूरेनियम वेपन्स की बात, आर्म्स एमुनेशन की बात हो रही है। तो ये सब हम सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन पिछले एक वर्षों में F-16 नहीं दिया गया, और वो अभी चर्चा हुई कि एमराम मिसाइल्स भी दी जा रही हैं, कहाँ प्रयोग की जाएंगी। निश्चित रूप से उनकी मारक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन उनको प्रयोग कहाँ करेंगे, ये सब सवाल जो है वो अनुत्तरित है। महत्वपूर्ण ये है कि समृद्ध मिसाइल का जब ICBM का रशिया ने जो है उसको लगा दिया है, एक्टिवेट कर डिप्लॉय कर दिया है, तो निश्चित रूप से नाटो की तरफ से प्रतिक्रिया आनी जरूरी थी, क्योंकि ये समृद्ध मिसाइल जो हैं 3 से 4 मिनट में यूरोप के किसी भी देश तक पहुंच सकती हैं, और इनकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा, और एक साथ 15 न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती हैं वो। तो ये क्या इसके प्रत्युत्तर में नाटो शांत रहेगा? ये निश्चित रूप से स्वाभाविकता कुछ न कुछ नाटो की तरफ से आना था। जहां तक बात है कि किट्सी एयर बेस, जो कि पॉस्की के अंदर जो ड्रोन अटैक हुआ है, वो बॉर्डर से लगभग 400 माइल्स है, ये बताता है कि पहुंच हुई है, लेकिन नाटो की डायरेक्ट एंट्री है, इस पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि नाटो ने सप्लाई किया है, लेकिन ये, और साथ में ये भी आया है रिपोर्ट्स कि शायद ये रशिया के अंदर से ही ड्रोन जो है वो लॉन्च किए गए हैं। यानी कि सर, आप ये कह रहे हैं कि रूस जिस तरीके से एक्टिव स्ट्रेटेजी बना रहा है युद्ध में, जिस तरीके से सक्रिय होकर के अपने मिसाइलों को तैनात कर रहा है, उससे डरा हुआ है नाटो, और इसलिए वो भी यूक्रेन को ज्यादा मदद पहुंचा रहा है, और अलर्ट भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसके शिकार हो जाए। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि रूसी सेना की जबरदस्त फायरिंग देखने को मिली है क्रेमेनिया इलाके में। क्रेमेनिया में जोरदार हमला किया गया है रूस की ओर से। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक हमले किए गए हैं। क्रेमेनिया में रूस की ओर से हमले जारी हैं। अब टैंक से भी रूस की जबरदस्त गोलीबारी की तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि ये तस्वीरें हैं सिवरेस्की में रूसी सेना के लगातार हमले की।
कुमार सर, इसी तरह तस्वीरें जारी कर दोनों तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण है दो पहलुओं पर बात समझना कि अगर एस्टोनिया से ही रूस के एयरपोर्ट पर अटैक होता है, यानी नेटो देशों की धरती का इस्तेमाल, क्या इससे माना जाए कि रूस और अब रशिया, नेटो और एस्टोनिया सीधे तौर पर अब आमने सामने युद्ध में है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या कहीं ना कहीं काउंटर ऑफेंस में यूक्रेन कामयाब होता नजर आया, जिसने इसी तरीके से युद्ध में उलझाए रखा रूस को और रूस की जमीन पर ही अपनी जगह बना ली? आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। ये मानना सही नहीं होगा कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है नेटो और रशिया के बीच में। इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन तो डे वन से है ही। हथियार तो दे ही रहा था नेटो। हथियार क्या, उसका भय ही नेटो था कि यूक्रेन में घुसा। Exactly. हम पहुंच गए हैं 556वां दिन है लड़ाई का। Exactly. तो अगर हम बड़ा पिक्चर देखें टैक्टिकल लेवल पे, तो 3-4 चीज़ें हो रही हैं। रशिया जो अपनी ज़मीन कैप्चर करना चाहता, करीब करीब कैप्चर कर चुका है और डिफेंसिव पोजीशन तैयार करता है बहुत तगड़े तरीके से। डोनेस्क में या साउथ में ज़ापोरिजिया रीजन में, और पहले क्रीमिया ले रखा, उसको कंसोलिडेट करने के चक्कर में उसकी ऑफेंसिव और आगे की जो थी पिछले साल फेल हो गई। यूक्रेन भी एक ऑफेंसिव निकाले थे 3 महीने पहले, जुलाई के महीने में तगड़ी ऑफेंसिव थी। इरादा क्या था, ये जो पतली सी जो इनकी पट्टी मिल गई है रशिया को, उसको भेज सकते हैं। वो टैक्टिकली साउंड भी था, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं वो भी शायद फिजल आउट हो गया। अभी ये क्या सुन रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहीं उन्होंने भेज दिया है, लेकिन ये डिफेंसिव लाइन बहुत ही तगड़ी है, हमें पता है, वो भेजना आसान नहीं। लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं इस बात को माना भी जाए, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि आज की तारीख में जिस तरह का ऑफेंसिव ये युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन, इससे रशिया परेशान है और मॉस्को तक हमले कर रहा है, जो कल तक अपनी जमीन को यूक्रेन बचाने की कोशिश में लगा रहता था। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, युद्ध में यूक्रेन ने बड़ा दावा कर दिया है। रूस की पहली डिफेंस लाइन टूट गई है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। और देखिए रूस ने 60% संसाधन अपने फ्रंट लाइन पर लगा दिए थे और उसको भेदने में यूक्रेन कामयाब हो गया है। फ्रंट लाइन पर रूस को बड़ा नुकसान करने में बड़ी कामयाबी यूक्रेन को हासिल हुई है और यह दावा यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है। जी, और इसी बड़ी खबर पर आगे आपको विस्तृत जानकारी जल्दी से दे देते हैं। रूसी डिफेंस पर यूक्रेन का दावा क्या है? कहा यह जा रहा है यूक्रेन की ओर से कि 60% सेना पहली डिफेंस लाइन पर, इसे तोड़ दिया गया है। 20% सेना दूसरी डिफेंस लाइन पर, ये अगला टारगेट है यूक्रेन का। और साथ ही कहा जा रहा है कि 20% के करीब जो सेना है वो तीसरी डिफेंस लाइन पर है और ये मैदान छोड़ देंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है यूक्रेन की, जिस पर दावा किया जा रहा है कि इस तरीके से रणनीति अपना करके हम रूसी सेना को खदेड़ देंगे। ये रणनीति कामयाब हो पाएगी डीके पांडे सर यूक्रेन? देखिए, बहुत ही मजेदार चीज है कि अभी अब हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार से जेलेंस्की का कोई कुछ भी कहे, हमारा जो काउंटर ऑफेंसिव चलता रहेगा और वो सक्सेसफुल हो रहा है। ये कौन है कहने वाले, किसने कहा, क्या कहा? ये वेस्टर्न एनालिस्ट ने कहा है कि जो काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ है मिड जून में, वो कामयाब नहीं हो रहा है और इसलिए जो है यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं साउथ यूक्रेनियन इलाके में, यानी कि ज़पोरिजिया के इलाके में क्यों आई वो? क्योंकि नॉर्थ में जहां चाहते थे जाना, डनबास का जहां स्ट्रांग उनकी डिफेंस लाइन थी, उसको भेद नहीं पाए। साथ में निश्चित रूप से उनको लगा कहीं कुछ कमजोर लाइन है, जिसकी वजह से वो ज़पोरिजिया के साउथ में आए। लेकिन अगर ये पोजीशनिंग डिस्क्लोज की जा रही है, ये एक और डिटेल जानकारी हम दे रहे हैं जहां बताया गया कि कैसे 2 मोर्चे पर लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं और हम अभी दूसरी तीसरी डिफेंस लाइन के बीच में हैं, और यह भी बताया कि किस तरीके से अब रूसी सेना को पीछे हटने पर दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि आने वाले समय में रूसी सेना पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगी। तो उस लिहाज से मौका देखकर तेजी से जिस तरीके से यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है, उसके दावे अब हकीकत में कैसे तब्दील हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है विपिन। बिल्कुल, और देखिए कुछ बड़ी खबरें भी आ रहे हैं। आर्टेमोक्स में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है, कई यूक्रेनी जवानों को बंधक बनाने की यहां से खबरें आ रही हैं। सैनिकों के सरेंडर के वीडियो भी सामने आया है, तो तस्वीरें थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। और लगातार एक दूसरे को युद्ध के मैदान पे शह और बात देने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। Подразделение какое? 77-я бригада, 3-й батальон, 12-я рота. Производ. Все 77-й бригады? Все. और देखिए एक और अहम खबर आ रही है, लुहांस्क की बात बताएं तो वहां पर यूक्रेन ने बड़ा हमला फिर से किया है। रूस का थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिया गया है। हमले में रूसी यूनिट को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है।
तो संजय जी, जिस तरीके से यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है, लुहांस्क में देखिए थर्मोबैरिक बॉम्ब को कैसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, इससे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि युद्ध आखिर कितना लंबा चलेगा, कब खत्म होगा, जीत किसकी होगी। ये जरूर समझ में आ रहा है कि रूस को किसी भी हाल में यूक्रेन जीतने नहीं देगा। देखिए, तीन बातें मुझे समझ में आ रही। पहली बात कि इंटरनली रशिया में प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, खासकर जब वैगनार चीफ का मरने के बाद में वैगनार जो एक एलीट फोर्स थी जो डोनबास रीजन में जीतने में बहुत सक्षम रही, कारगर रही, वो पीछे हट गई, वो उसका प्रॉब्लम हो गया। दूसरा कि यूक्रेन का बहुत बड़ा काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है। वो किन क्षेत्रों में ऑफेंस कर रहा है? वो डोनबास रीजन की बजाय जो क्रीमिया ब्रिज को डैमेज कर रहा है, जो जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का हुआ है और जो वल्नरेबल जो टेरिटरी है, जो जिसमें प्रॉब्लम है, उन पे यूक्रेन अटैक कर रहा है, तो निश्चित रूप से रशिया को क्राइसिस आज के दिन हो रहा है। इसमें रशिया अपना कितना काउंटर ऑफेंसिव क्रिएट कर पा रहा है, अब वो डिफेंसिव मोड में है, इनफैक्ट ना कि ऑफेंसिव, क्योंकि ऑफेंसिव तो जब जितना क्षेत्र रशिया चाहता था उतना जीत चुका है। अब उसको मेंटेन करना और बाकी जो उसके वल्नरेबल एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करना, ये रशिया के सामने लाइन को ही एक बड़ा तोड़ देना, जहां से रूस के हथियार सप्लाई होते हैं, उसी चेन को डैमेज करते हुए ज़ेपोरिज़िया को भी टारगेट करते हुए बड़े दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया से युद्ध का ये नया वीडियो भी सामने आया है जहां रूसी सैनिकों के सरेंडर का दावा किया गया है और यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि रूसी सैन्य ठिकानों का घेराव किया गया। वहीं इसी घेरेबंदी के बाद रूसी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। और देखिए, इस बीच खबर यह है कि यूक्रेन को जो नुकसान हुआ है उस पर रूस ने बड़ा दावा कर दिया है। एक दिन में 250 यूक्रेनी जवान मारे गए हैं, यह दावा किया गया है। दक्षिणी पोस्ट पर सबसे ज्यादा नुकसान हमने पहुंचाया है। तो दोनों तरफ से नुकसान के अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं और उन दावों को पुख्ता करने के वीडियो प्रमाण भी पेश किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। और यह दावा कि 250 यूक्रेनी सैनिकों को हमने मार गिराया है, और दूसरी तरफ यूक्रेन यह दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि कई ऐसे मोर्चे थे जहां पर रशियन फोर्सेस को सरेंडर भी करना पड़ा है। और खबर यह है कि यूक्रेन में बेहिसाब तबाही हुई है। वो तबाही क्या क्या है, कितना नुकसान हुआ है, बिग बॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक दिन में 250 यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का रशिया ने दावा कर दिया है। एक टैंक, एक इन्फेंट्री व्हीकल को भी इस हमले में तबाह करने का दावा रशिया के द्वारा किया गया है। कई आर्म्ड व्हीकल और मिसाइलों पर भी रशियन आर्मी ने इस युद्ध में कब्जा करने में कामयाबी हासिल की है। 2 आर्टिलरी सिस्टम 2D-20 हॉवित्जर को भी बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। साथ साथ में 2 अमेरिकी हॉवित्जर पर भी रूसी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है इस युद्ध में, और इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर रशियन आर्मी पेश करने की कोशिश कर रही है। ब्रिगेड सर, आपसे ही सवाल कि ये जो दावे किए जा रहे हैं, क्या ये दावे खोखले हैं या फिर रूस के दावे में आपको दम नजर आता है? और अगर ऐसा है तो इस युद्ध पर कितना प्रभाव पड़ेगा? फिलहाल आज की तारीख में 19 महीने बाद इस युद्ध में अब आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहां तक ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल पे लड़ाई का प्रश्न है, वो तो हम कहेंगे एक सा स्टेलमेट सा चल रहा है। हरकत छिटपुट, एक सेक्टर में दूसरे सेक्टर में, कहीं बमबारी, कहीं यूएवी का डालना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन बड़ा गेम कहीं पीछे चल रहा है। वो बड़ा गेम है कितना जो सैंक्शंस वगैरह हैं रशिया को कितने हिट करते हैं। क्या वो हिट करते हैं? इट्स मोर इकोनॉमिक इन नेचर। यूएस में इलेक्शंस हैं अगले साल, क्या वो सपोर्ट करता रहेगा? रशिया को सैंक्शन कितने हिट कर रहे हैं? उसके यहाँ पे रिजर्व बैंक का जो इक्विवेलेंट है 3.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है जी। उसके जो रिजर्व्स हैं, बेसिकली उसका जो ट्रेडिंग है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, वो मिनरल्स का है, कमोडिटीज का है और वीट का है। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो क्या कर सकता है अपने लोगों को काबू करने के लिए? और जो इलाका उसने कब्जा करके रखा है यूक्रेन का, उन लोगों को भी तो खुश करना है। वो डोनेस्क है या
जो ईस्टर्न एरिया है सर कब्जे उसमें के दावे पैसे- तो किए जा रहे हैं, लेकिन गवर्न करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो पैसे ये भी लगेंगे महत्वपूर्ण है। इसमें। और लेकिन इस बीच खार्किव में यूक्रेन के ड्रोन अटैक को लेकर अगली बड़ी खबर है, क्योंकि रूसी सैनिकों को टारगेट कर जिस तरीके से हमला किया गया है, एक और तस्वीर जारी की गई है। और पांडे सर, इस साल में 190 से ज्यादा ड्रोन अटैक हो चुके हैं, ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। सवाल इस लिहाज से समझना भी जरूरी है, क्या यहां पर रशिया की सप्लाई लाइन को टारगेट करते हुए यूक्रेन इस हद तक काउंटर ऑफेंस में आगे बढ़ चुका है कि अब उसकी रिजर्व फोर्स भी उसके टारगेट पर आ चुकी है? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए वो कहीं ना कहीं रूसी जमीन का ही इस्तेमाल कर रहा है रूस पर अटैक के लिए। देखिए ये बात सही है कि ड्रोन अटैक कुछ बड़े हैं। केट्सी जो कि पॉस्के एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ, इसमें उनके 2 IL-76 जो है डिस्ट्रॉय हो गए, 2 जो काफ़ी डैमेज हुए हैं। साथ में क्रीमिया ब्रिज के पास भी जो है उन्होंने नेवल बोट से जो है ड्रोन अटैक करने की कोशिश किया, जिस पर कोई धराशायी किया गया। खुले में रख जो के रूसी क्राफ्ट को जला दिया। RUSI की क्राफ्ट की जी, एयरपोर्ट बंद करने पड़े। जी RUSI की रिपोर्ट, वो केट्सी एयरपोर्ट इज अगेन ऑपरेशन नाउ। तो RUSI की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि हर माह यूक्रेन को 10,000 ड्रोन का नुकसान हो रहा है। वो उनको जो है निशाने पर जो है रशियन जो फोर्सेस उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो ये कहना, ये RUSI की रिपोर्ट है, तो ये कहना कि जो है ड्रोन के हमले बहुत सक्षम हुए और उन्होंने कामयाब हुए, कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति लेकिन होगी। अगर संजय जी इतना नुकसान हुआ है, जैसा डीके पांडे सर बता रहे हैं कि इतने ड्रोनों का नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन को, लेकिन ज़ेलेंस्की की हिम्मत तो टूटी नहीं है। पश्चिमी देश मदद पहुंचा रहे हैं और वो अब तो इस कदर आगे बढ़ गए, उनका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ गया है कि वो मॉस्को के अंदर घुस करके हमला कर रहे हैं, वहां ड्रोन भेज रहे हैं, वहां ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से ये बात तो आप मान के चलिए कि जो सप्लाई लाइन क्रिएट की थी नाटो कंट्रीज ने, वो निश्चित रूप से यूक्रेन के पास पूरा सप्लाई हो रहा है ताकि रशिया को उसके अपने क्षेत्र में डिटर किया जाए, पहला। दूसरा कि रशिया के अंदर, क्योंकि मैंने जो कहा कि रशिया अभी बहुत संवेदनशील है, आज के दिन इंटरनल इश्यूज हैं, तो रशिया के डिफरेंट एरियाज में जो ड्रोन स्ट्राइक हो रहा है, निश्चित रूप से वहाँ की जनता का जो सपोर्ट है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि पुतिन के साथ लगभग 65 से 70% लोगों का साथ है। अभी पूरा रशियन कंट्रीज नहीं है, तो जनता वहाँ की अगर सपोर्ट कम होता है तो पुतिन का और रशिया के मिलिट्री का मोरल कमजोर होता है। तो एक ये अलग स्ट्रेटेजी है जीतने के लिए, अलग वॉर टैक्टिक है, जी, जिसमें बिल्कुल, पुतिन को बिल्कुल। पोजीशन इस लिहाज से लोगों के सामने भी किया जा रहा है कि वो क्रिटिसाइज जरूर हो अपने डिसीजंस की वजह से, लेकिन यूक्रेनी काउंटर को रूस ने अब नाकाम बताया है। यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ये रूस की तरफ से भी कहा जा रहा है। वहीं यूक्रेनी सेना आगे बढ़ने से नाकाम रही है। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर इस लिहाज से डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि यूक्रेन जिस तरीके से काउंटर ऑफेंस के तहत कामयाबी की बात कर रहा है, यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया कि पिछले 8 महीने में, यानी सिर्फ साल 2023 में ही वो 190 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है। और ड्रोन अटैक का इस्तेमाल उसने इस हद तक किया है कि वो रूसी जमीन पर ही पोजीशनिंग लेकर रूस के एयरपोर्ट के पास अटैक करने में कामयाब रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब रूस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों पर ही ड्रोन से नजर बनाई जा रही है, और यूक्रेन को जिस तरीके से जवाबी हमले दिए जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी रूस की तरफ से किया जा रहा दावा कि 2 महीने में 43,000 यूक्रेनी जवान मार गिराए गए हैं। वहीं ज़ेप्रोजिया में भी कुछ किलोमीटर की जमीन के आगे बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया गया है। हालांकि यूक्रेनी सेना के अंदर अलग अलग राय भी बताई जा रही है। हालांकि कुछ सैनिक आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, यानी वो पहले ही हार मान चुके हैं। वहीं कुछ यूक्रेनी कमांडर वापस लौटना चाहते हैं और दूर रहकर आर्टिलरी से हमला करने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। हालांकि यूक्रेन का ये जवाबी हमला कैसे नाकाम किया गया है, इसी को लेकर रूस की तरफ से किए गए दावे के तहत ये बातें कही जा रही है। जहां आगे बढ़ने में लगातार यूक्रेन को नुकसान तो पहुंचा ही है, वहीं भारी नुकसान उठाकर भी नाकामी ही हाथ लगी है। इस बीच ये समझना जरूरी है कि इन दावों के बीच संजय भारद्वाज सर, आज की ये स्थिति क्या बता रही है? क्या ये यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस में बढ़त का ही नतीजा था कि रूस एक बार फिर से न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है? देखिए 2 बातें आप बिल्कुल साफ साफ है। पहली बात कि रशिया के पास बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं, मजबूत हथियार हैं। रशिया को मिलिट्रीली आप डिफीट नहीं कर सकते। न्यूक्लियर की जहां तक बात आती है तो निश्चित रूप से न्यूक्लियर में भी बराबर पैरिटी बनाए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि मिलिट्रीली आप रशिया को खत्म कर पाएंगे, लेकिन तभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा है कि दुनिया से अलग थलग करना, सैंक्शंस लगाना और रशिया को मोरल जो है, जो सपोर्ट
फ्रंट है जो लगा हुआ है उसको कमज़ोर करना, उस स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। और इसीलिए कीव को, यूक्रेन को रशिया की धरती पे अटैक करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ड्रोन अटैक किया जा रहा है, ताकि रशिया के अंदर भीतर एक तरीके से जो सपोर्ट बेस है वो कमज़ोर हो। मुझे इस तरह से दबाने की, समझाने की और प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है वो कामयाब तो रशिया पर नहीं हो रही है। तो पांडे सर, आप क्या देख रहे हैं? 19 महीने का युद्ध, लाखों सैनिकों के मारे जाने की दोनों तरफ से संभावना, और इस बीच तमाम मदद। 19 महीने बाद कहां जा रहा है ये युद्ध? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और इसका परिणाम कब तक आएगा, कोई संभावना आपको नजर आती है? देखिए, बहुत ही मजेदार चीज़ है कि मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं यूरोपियन कंट्री से जो हम आए हमारे यहाँ संस्थान में, उससे मेरी बातचीत हुई तो मैंने यही सवाल सबसे पूछा कि अगर हम सब बात कर रहे हैं कि इतने हथियार दिए जाएंगे, इतने जहाज दिए जाएंगे, इतने ड्रोन्स दिए जाएंगे, लेकिन शांति की बात कोई नहीं कर रहा। तो बेसिकली क्या है कि जो उद्देश्य हैं नाटो कंट्रीज के वो कुछ अलग हैं। शांति का उद्देश्य उसमें कहीं नजर नहीं आता। केवल भारत एक ऐसा देश है। जीतेगा कौन? सवाल ये है, कब तक चलेगी ये जंग? देखिए, जीतने का कहना मुश्किल है, क्योंकि रशिया को ये डर है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उसको रिसोर्सेज चाहिए, तो वो एक रिजर्व उसने रखा हुआ है जो कि वो अंत समय तक नहीं छुएगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, अगर नाटो कंट्रीज 30 देश मिलकर उसके खिलाफ जाते हैं, तो वो सारे हथियार कामयाब होंगे। सिमिलरली जैसे एयर पावर है, उनके सारे जहाज उन्होंने नहीं लगाए हैं, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स अभी आराम कर रहे हैं, उनके अवैक्स अभी आराम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि कल को आवश्यकता होगी तो ये सबसे जरूरत पड़ेगी, और समाप्त हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, एक बात में, कोई भी पावर, चाहे वो चीन हो, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कोई नहीं चाहता युद्ध खत्म हो। सब चाहते हैं रशिया खत्म हो, मिलिट्रीली जो एक पावर है उसको खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए। सबसे बड़ा मकसद ये है, क्योंकि चीन को भी रशिया से खतरा है, यूरोप को भी रशिया से खतरा है, अमेरिका को रशिया से खतरा है, तीनों को सीधा सीधा खतरा है। तो रशिया को अपने इनको डैमेज करना, कमजोर करना मकसद है, युद्ध खत्म करना मकसद। युद्ध खत्म करना कोई भी नहीं चाहता। और इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर, क्रेमिना में यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड ने हमला किया है। रूस के हथियार के गोदामों पर यह निशाना साधा गया है, और रूसी सेना के बंकर को भी इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है, और उसका वीडियो भी बाकायदा यूक्रेनी मीडिया में सामने आ चुका है। किस तरह से जो हथियारों के डिपो पर यह हमला किया गया, और इसमें बंकर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, जहां रूस ने तबाह किया है यूक्रेन का ड्रोन सेंटर। 4 इलाकों में रूस के मल्टीपल अटैक को लेकर यह खबर है। हालांकि रूसी हमले में यूक्रेनी कमांड सेंटर के नष्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है, और रूस के आर्टिलरी सिस्टम ने यह बड़ा दावा किया है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल सेंटर जमींदोज। सर, ये ड्रोन नीति के तहत बड़े दावे हो रहे हैं, इजी टू शूट डाउन है, और ये उसी की तस्वीरें भी जारी कर दी जाती हैं, लेकिन इसने कहीं ना कहीं पुतिन को अब दबाव में ला दिया है। देखिए, पुतिन का दबाव में आना बिल्कुल निश्चित है, और हम इस तरह के जो वॉर लॉन्ग ड्रॉन चलते हैं तो लो कॉस्ट ऑप्शन 2 ही चीज़ है, एक साइबर वॉर या साइऑप्स, और दूसरा है ड्रोन वॉर। जान और की क्षति नहीं होती है। और 19 महीने के बाद अगर आप देखेंगे कि रशिया का डेटा तो फिर भी ओपेक है, या वेस्टर्न डेटा काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, एग्जैजरेटेड हो सकता है। तो 19 महीने के इंटेंस वॉर के बाद में कितनी कैजुअलिटी हुई है उसका अनुमान लगाना रशिया के अंदर भी मुश्किल है। 2 और आपको बड़ी डेटा देता हूँ। रशिया एक समृद्ध देश तो है, लेकिन उसकी इकॉनमी इंडिया की तुलना में भी थोड़ी छोटी है। उसकी जो एवरेज एज है ह्यूमन बीइंग्स की वो 71 हमारे आसपास है, लेकिन देखने की बात है वहाँ जो मेल की एवरेज एज है 65 है, और वुमेन फोक की 76 है, तो उसमें ही फर्क है। उसके यहाँ भी एजिंग पॉपुलेशन है, तो सस्टेन लड़ाई वगैरह सस्टेन कर सकते हैं जब देश के अंदर यूथफुल प्रोफाइल हो, वो तो हमको नजर नहीं आ रही है। तो ये जो लंबा खिंचता है चला आ रहा है, तो उसमें क्षति शायद रशिया की होगी, और 2 ही लूजर्स होंगे, रशिया और पुतिन एट द एंड ऑफ द डे। सर, उससे यही समझ में आ रहा है कि रूस के सामने, पुतिन के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों के बीच में ही वो युद्ध लड़ रहे हैं। इस बीच एक और अहम खबर है, फ्रांस के खिलाफ अफ्रीकी देश नाइजर में भी हो रहा है विशाल प्रदर्शन। नाइजर से फ्रांस की सेना को खाली करने की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रदर्शन में लोगों के हाथ में रूसी झंडा भी शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस दूतावास में घुसकर के हंगामा किया है।
kuma sa'annan a sa mata takunkumi saboda Niger kun san masa hari haka ne kuma sa'annan a sa mata takunkumi saboda तो ये देखिए प्रोटेस्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि फ्रांस का हाथ में झंडा लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आगे हम आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर फ्रांस वर्सेस नाइजर ही क्यों, क्या जानकारियां। बिग बॉल पर जल्दी से एक नजर डालिए, पॉइंट वाइज आपको सारी डिटेल्स देते हैं। 26 जुलाई को बताया जा रहा है कि सबसे पहले नाइजर में तख्ता पलट हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, और उसके बाद क्या हुआ ये जानिए। आगे जानकारी है कि फ्रांस नाइजर के पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में है और इसी बात की नाराजगी है नाइजर के लोगों के बीच। फ्रांस का इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद बजौम, उनसे मैक्रो की बातचीत हुई है, इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नाइजर में फ्रांस की कई सैन्य बेस मौजूद है और कहा यह भी जा रहा है कि नाइजर सैन्य कमांडर अब्दुर रहमाने फ्रांस के खिलाफ हैं। प्रोटेस्ट का कारण दरअसल हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों नाइजर के लोग इतने भड़के हुए हैं फ्रांस के खिलाफ। 1960 तक नाइजर फ्रांस का उपनिवेश था और आगे जानकारी ये भी कहती है कि बड़ी संख्या में फ्रांस के जो सैनिक हैं वो अभी भी नाइजर में ही मौजूद हैं। सैन्य शासन के बाद भी फ्रांस में जिस तरीके से जोरदार विरोध हो रहा है, इससे जो स्थिति है वो काबू में नहीं हो पा रही है सैन्य तैनाती के बावजूद। डीके पांडे सर हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी सर कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है नाइजर में, तख्ता पलट हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैसे नाइजर के लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कुल मिलाकर के ये जो गुस्सा है, नाराजगी, विरोध, वो फ्रांस के खिलाफ है। इस वक्त स्थितियां वहां पर कैसी है और क्या तख्ता पलट के बाद फ्रांस का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है नाइजर में वो और बर्बादी लेकर आएगा? देखिए, फ्रांस के अपने खुद के जो है कुछ हित हैं, जो कि एक हिडन एजेंडा है। वो चाहता है कि उस नाइजर के साथ जो है उसके संबंध हैं वो उसके मुताबिक चले, वो उसके टर्म्स वो को डिक्टेट करें। और जो पिछले जो उनके जिसका कि आपने जिक्र किया कि जो तख्ता पलट हुआ, पिछले जो शासक थे वो उनका समर्थक करते थे और जो है उनका जो उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति होती थी। अभी क्योंकि जनमानस उनके विरुद्ध हो रहा है तो, और इसके पीछे कहा जा रहा है कि रशिया का हाथ हो सकता है। मैं यही जानना चाह रही थी, आपको लगता है रूसी प्रभाव एक बड़ी वजह हो सकते हैं फ्रांस के विरोध का? देखिए, एक संभावना इसको नकारा नहीं जा सकता क्योंकि फ्रांस जो है खुलेआम रशिया के विरोध में रहा है और वो यूक्रेन को आर्म्स भी सप्लाई करता रहा है। तो ऐसे हालात में निश्चित रूप से रशिया और फ्रांस के बीच में तनाव होंगे। मैं आपके पास आती हूँ कुमार सर, लेकिन नाइजर में विरोध पर मैक्रो का भी बयान सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया कि फ्रांस की वजह से नाइजर का अस्तित्व, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बीच नाइजर में विरोध पर मैक्रो के इस बयान के बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। इमैनुअल मैक्रो तो कुमार सर कह रहे हैं कि सब कुछ ऐसे नहीं उनके हवाले किया जा सकता, बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि उनका अस्तित्व ही हमारी वजह से और इसमें हमने बड़ी भूमिका निभाई है। अफ्रीका एक नया पावर प्ले का सेंटर बन गया है। ओके। ये जितने रिपब्लिक्स हैं, अगर आप देखेंगे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजर वगैरह, इसमें खुद के अंदर भी प्रॉब्लम रहे हैं। नॉर्दर्न पार्ट तो मुस्लिम्स रहे हैं और सदर्न पार्ट क्रिश्चियनिटी रही है, तो इथनिसिटी डिवाइड भी उसके अंदर रहा है। उनके यहाँ पे रेयर मिनरल, रेयर अर्थ का बहुत मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है, जो हमें आगे चल के टेक्नोलॉजी में काम आएगा। तो रशियन का उनको वहाँ इन्फ्लुएंस रहा है और ये हम देखेंगे यहाँ के जो डिक्टेटरशिप आमतौर पर डेमोक्रेसी रही है वो गाइडेड रही है। तो रशिया के जो प्रिगोजिन थे, उनकी प्राइवेट आर्मी यहाँ के लोगों को सपोर्ट करती रही है फिलहाल। तो अभी ये देखेंगे कि वो भावना जो हो गई है रेयर अर्थ की, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, और चीन और फ्रांस और रशिया का एकजुट होना, ये मिलकर तख्ता पलट का कारण भी कर रहा है। और फ्रांस जो कि वहाँ का रूलर रहा है पहले, वो हो गए हैं पर्सोना नॉन ग्राटा। तो अभी इस तरह की जो आप अड़चने देख रहे हैं, फौज वहाँ पे है, एम्बेसी बोला चले जाओ, वो नहीं जा रही हैं। तो इस तरह की घटनाएं चलती रहेंगी और इस तरह का माहौल भी बना रहेगा जब तक कि थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। बिल्कुल साहब, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।